हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी कैंपस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संरचना तथा संगठन की व्याख्या कीजिए। यानी हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या होता है। हमारी जो पृथ्वी है अर्थ, इसके चारों तरफ एक वायु का आवरण है। इसके चारों तरफ एक वायु का आवरण है। इस वायु के आवरण को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के साथ चिपका हुआ है। ये जो इसके चारों तरफ वायुमंडल है, इसकी जो वायु है वो वायु एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसका अपना कोई टेस्ट नहीं है और इसको हम देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये वायु चलती है पवन के रूप में तो हमें एहसास होता है कि हमारी तरफ कोई ऐसी चीज है, आवरण है, तो वो है वायुमंडल। अब इसमें दूसरा वर्ड है यहां पे स्टार्टिंग में देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना। अब ये जो हमारा वायुमंडल है ये सिर्फ एक परत नहीं है वायु की चारों तरफ, बल्कि इसमें अलग अलग 5 परतें हैं। इस तरह करके इसमें 5 परतें हैं। ये जो 5 परतें हैं हमारे वायुमंडल में, इनके नाम हैं शोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्य मंडल। ये जो 5 अलग अलग परतें हैं ये तापमान और घनत्व के आधार पर अलग अलग होती हैं। सबसे पहले घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी। यानी जैसे जैसे हम ये हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो लगा लो, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो कम होती जाएगी। क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कुछ 32 किलोमीटर की हाइट तक ही है। 99% हमारा जो वायुमंडल है उसका जो पूरा मटेरियल है वो 32 किलोमीटर की हाइट तक ही है। उसके बाद बहुत ही लेस डेंसिटी में, विरल में ये काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो रिसर्च स्टडीज की हैं उसके हिसाब से ये पता चला है कि ये जो हमारा वायुमंडल है इसकी जो हाइट है वो लगभग 32,000 किलोमीटर तक है। लेकिन हमें जो इफेक्टिव जानकारी है, हमारा जो ज्ञान है वो मैक्सिमम 400 किलोमीटर है, जो आयनमंडल की सीमा तक। हमारा मैक्सिमम जो ज्ञान है वो यहाँ तक ही है। उसके बाद के ऊपर का जो ज्ञान है वो हमारे पास कम है, उसकी ज्यादा नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं शोभ मंडल, यानी इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। टेस्मी याद करने के लिए जैसे टेस्मी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ट्रोपोस्फियर यानी शोभमंडल को। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया तो हमने अपनी स्टडी के लिए जो एनवायरनमेंट की 5 लेयर्स थी इसका एक कॉलम उठा करके हमने इसको ऐसे बड़े में यहाँ पर बना दिया। अब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो तापमान है वो घटता जाता है। घनत्व की तो हमने बात कर ली थी, ऊपर जाएंगे तो घटता जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन है पृथ्वी के 32 किलोमीटर तक ही है। उसके बाद तापमान भी ऊपर जाने पर घटता है। अब शोभमंडल में जब हम ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। इसको यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये मैंने 0 डिग्री के लिए यहाँ पर लगाया है। इधर हम आगे जाएंगे तो तापमान 0 डिग्री से आगे बढ़ेगा, इधर 0 डिग्री से तापमान घटेगा। अब ये जो हमारा शोभमंडल है इसकी शेप कुछ इस तरह से है। यानी यहां से इक्वेटर, भूमध्य रेखा के पास इसकी जो हाइट है वो 16 किलोमीटर के आसपास है और जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, यहाँ पे इसकी जो हाइट है ये 8 किलोमीटर के आसपास है। ये जो डिफरेंस है वो क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, उस घूर्णन गति की वजह से जो इस तरह से घूम रही है इस साइड में, तो एक बल्ज बनता है सेंटर की तरफ से जो हवा को बाहर की तरफ भेजता है। इसलिए यहां से हवा थोड़ी ज्यादा फैली हुई है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है
कि जो सनरेज आती हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी आती है, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज्यादा है। उस टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ की आसपास की हवा है वो गर्म होती है और गर्म होकर के फैलती है। उस फैलने की वजह से भी यहाँ पे ज्यादा हवा जो है ऊपर तक गई हुई है। तीसरा कारण है संवहन धाराएं। तीसरा कारण है संवहन पवने, यानी जब पवन धरती से ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हम संवहन पवने कहते हैं। क्लियर है? जब ये पवने ज्यादा ऊपर की तरफ चली जाती हैं तो यहाँ से ये बल्ब बाहर की तरफ आ जाता है और यहाँ से इसकी हाइट ज्यादा है। तो इन्हीं कारणों से इक्वेटर के पास ये 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और पोल्स पे ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे ठंड ज्यादा है जिसकी वजह से हवा सिकुड़ जाती है और वहां पे हाइट कम रहती है। अब हम इसकी बात करें तो जैसे जैसे ये देखिए कि मैंने ये जो यहाँ पे रेखा बनाई है ये टेम्परेचर को शो कर रही है। तो यानी सौर मंडल में जब हम जमीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो घटता जा रहा है। ये तापमान जो घट रहा है इसकी जो दर है वो 165 मीटर पे ये 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हर 165 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और 1 किलोमीटर जाने के बाद लगभग 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो ये जो सौरमंडल की सीमा है यहाँ 18 किलोमीटर तक है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो इसी रेट से जब टेम्परेचर कम होता है तो शोभ सीमा तक आते आते ये -80 डिग्री हो जाता है। यानी जहां तक सौरमंडल है ये जो बाउंड्री है इसको हम शोभ सीमा कहते हैं और यहाँ शोभ सीमा तक आते आते -80 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला समताप मंडल। जब समताप मंडल में तापमान की रेखा को देखिए, अब यहाँ पे तापमान बढ़ना शुरू हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और जो ओजोन गैस है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से समताप मंडल में तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर जब ये तीसरी लेयर है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, यहाँ पे तापमान फिर से घटना शुरू हो गया है। वो घट क्यों रहा है? वो नॉर्मल कंडीशन थी क्योंकि यहाँ पे जो घट रहा था ऐसे उसी तरह से यहाँ पे घटना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता जाता है। ये तापमान क्यों घटेगा जब हम जमीन से ऊपर जाएंगे? तो क्योंकि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है गैसों का, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, जो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म रखती हैं, वो मैक्सिमम पृथ्वी के सरफेस के पास ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान ज्यादा है। और जैसे ऊपर जाएंगे इन गैसों का जो कंसंट्रेशन है, जो घनत्व है, वो कम होता रहेगा, जिसकी वजह से तापमान भी कम होता रहता है। तो यही कारण है कि मध्य मंडल में फिर से तापमान कम होना शुरू हो जाता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल की हाइट है। सौरमंडल 18 किलोमीटर था, फिर 50 किलोमीटर तक ये समताप मंडल हो गया। उस 50 से 80 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल है। यहाँ पे तापमान इसकी मध्य मंडल की सीमा तक आते आते -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके बाद ये अगला है आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की हाइट तक है। इस आयन मंडल में तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो गया। इसका कारण क्या है? यहाँ पे जो गैस है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। यानी ये जो ऊपर वाला एनवायरनमेंट है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। वो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनको हम आयन कहते हैं, उन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को आयन कहते हैं। और ये आयन जो इलेक्ट्रिकली चार्ज है ये एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी रिलीज करने से यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज क्यों है? सन रेज की वजह से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है इस गैस के साथ और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ये 400 किलोमीटर तक इसकी सीमा है। उसके बाद बाह्य मंडल, उसमें भी तापमान लगातार बढ़ता रहता है। उसकी हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारे पास जो मैक्सिमम नॉलेज थी वो 400 किलोमीटर तक ही है, आयन मंडल तक। आयन मंडल में ये तो होगा कि तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसका एक कारण हो रहा है ये जो आयन है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं,
ये क्या करते हैं, जब पृथ्वी की अर्थ से रेडियो सिग्नल जाते हैं, कौन से रेडियो सिग्नल्स, तो ये उनको वापस भेजते हैं, जो कम्युनिकेशन में काफी हेल्पफुल है। तो क्वेश्चन आए तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर हेल्पफुल है, तो वो है आयन मंडल। क्लियर है। अब सौर मंडल पे फिर से आते हैं हम। हमारे जितनी भी मौसम की प्रक्रियाएं हैं, क्लाइमेट है, वो सारे सौर मंडल के अंदर ही होती हैं। कौन कौन सी, जैसे क्लाउडिंग, बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, साइक्लोन्स बनना, वो सभी हमारा सौर मंडल के अंदर होता है। ये बड़ा ही अस्थिर मंडल है। यहाँ पे जो पवनें हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, जो हमारा इक्वेटर है उसके पास से पवनें ऊपर की तरफ जाती हैं, जो हमारे वायुमंडल को अस्थिर बनाती है। और जब ऊपर की तरफ पहुंच जाती है तो उसका एक अलग प्रोसेस है कि कैसे बादलों का निर्माण होता है, वो हम अपने अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे है, मेरे ख्याल से इतना काफी है इसमें। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इधर कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन शब्द का क्या मतलब है। इसका शाब्दिक अर्थ है रचना या बनावट, यानी जो हमारा वायुमंडल है किन चीजों से बना हुआ है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो जो वायुमंडल है वो कई सारे पदार्थों से मिलकर के बना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर है गैसेस, ये गैसेस के मिश्रण से बना हुआ है। इसके अलावा, गैसों के अलावा इसमें जलवाष्प यानी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, तो इन तीनों चीजों से मिलकर के हमारा एनवायरनमेंट बना है, हमारा एटमॉस्फेयर बना है। गैसेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो शुद्ध वायु की बात करें तो उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन। ये दोनों गैस मिलकर ही हमारे एनवायरनमेंट का जितनी भी गैसेस हैं उसका 99% बना लेती हैं, और बाकी जितनी गैसेस बच गई वो 1% के अंदर आती हैं। टॉप 5 देख लेते हैं हम। नंबर 1 तो है ऑक्सीजन, 2 पे नाइट्रोजन, 2 पे ऑक्सीजन, 3 पे है हमारी ये आर्गन, 4 पे कार्बन डाइऑक्साइड और 5 पे है हमारे नियोन। इसके अलावा और बहुत सारी गैसें हैं जैसे क्रिप्टॉन, मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन। क्लियर है। तो ये बाकी जो गैसेज है ये मिलकर के बनाती हैं 1%, ये है 0.9%। CO2 का इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए 0.03%, और बाकी जितनी भी गैसेज बच गई वो 0.07% कंस्टिट्यूट करती हैं हमारे टोटल गैसेज का। ये जो नाइट्रोजन है इसके दो मुख्य काम हैं। पहला, ये ऑक्सीजन के जो आग लगने की प्रवृत्ति है उसको थोड़ा कंट्रोल करती है। दूसरा, ये जब सोइल में मिक्स होती है, मिट्टी के अंदर आकर के जब ये मिक्स होती है तो ये वहां ये प्रोटीन का निर्माण करती है। उस प्रोटीन को हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो लेते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं और अपने ग्रोथ में सहायता करते हैं। नाइट्रोजन दो ही काम थे, ऑक्सीजन की जो आग लगने वाली प्रकृति है उसको कंट्रोल करती है और दूसरा सोइल में प्रोटीन का निर्माण करती है। दूसरी जो हमारी गैस है वो है ऑक्सीजन। ये जीवनदायिनी गैस है, अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो अर्थ पर लाइफ नहीं होती, हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, पृथ्वी पर लाइफ का एग्जिस्टेंस ही ऑक्सीजन की वजह से है। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन है ये आग लगने में सहायक होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। एक एग्जांपल देखें हम तो मान लो हमने एक मोमबत्ती जलाई और उसके ऊपर आप एक गिलास रख दो तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वहां पर वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से मोमबत्ती बुझ जाती है।
इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर है। अब हम तीसरी आर्गन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथी कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है वेदर कंडीशन के हिसाब से। जैसे जैसे एक मिनट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप अच्छे से समझिए, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो जीवाश्म ईंधन है, क्या भाई, जो जीवाश्म ईंधन है जब उनको जलाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट में मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम। जब हम इनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दूसरा जो CO2 का मेन रोल है वेदर के अंदर, यानी मौसम के अंदर, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार आप इस चीज को समझिए। जो सन रेज आ रही है, सौर विकिरण आ रहा है सूर्य की तरफ से, वो शॉर्ट वेव्स के रूप में आता है। किसमें भैया? शॉर्ट वेव्स के रूप में। ये हमारी अर्थ है। जब ये शॉर्ट वेव के रूप में अर्थ पे आता है नीचे, तो हमारे अर्थ के सरफेस को गर्म करता है। जब हमारा अर्थ का सरफेस गर्म हो जाता है, आप गर्मियों में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बाहर जाकर के नंगे पैर फर्श पे खड़े होइए, पता चल जाएगा कि हमारा सरफेस कितना गर्म हो जाता है। वो जो हमारा सरफेस गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद वो लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ता है। ये जो सन रेज आ रही थी, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सन रेज, ये जो सन रेज आ रही थी ये शॉर्ट वेव है, और जो ये अर्थ वेव छोड़ती है ये है लॉन्ग वेव। अब CO2 का रोल समझिए इसमें। जब ये सनरेज शॉर्ट वेव के रूप में आ रही है तो CO2 के लिए ये ट्रांसपेरेंट है, CO2 उसको आने देती है, कोई उसके साथ छिड़कानी नहीं करती। जब ये लॉन्ग वेव के रूप में बाहर निकलती है तो ये CO2 इसको ट्रैप कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से जो CO2 हमारे पृथ्वी के निकट है वो CO2 गर्म हो जाती है और हमारा जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे CO2 कम होती रहती है, इसलिए जो तापमान है ये भी कम होता रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से जो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक कांच घर का काम, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल है। ठीक है, दो ही काम है, एक तो वेदर फिनोमेना में हेल्प करता है कि ये इस तरह से गर्मी पैदा करता है पृथ्वी की लेयर के निकट। जब ये हवा गर्म होती है तो गर्म होकर के फैलती है और ऊपर जाती है, और ऊपर जाकर के ठंडी होती है और उसका संघनन होता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। वो एक अलग प्रोसेस है, उसको हम अलग चैप्टर में, अलग क्लास में देखेंगे। फिलहाल इतना ही देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है और वेदर फिनोमेना में सहायक है। ठीक है, ये गैसेस हो गई हमारी। ये गैस और कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जो समताप मंडल में पाई जाती है, वो है ओजोन, O3। ये जो ओजोन है ये 10 से 50 किलोमीटर की हाइट तक हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, समताप मंडल के अंदर, यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। इसका मेन रोल ये है कि जो सनरेज आ रही हैं उस सनरेज में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, जो उनको ये, उससे कुछ पार्ट को ये अवशोषित कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो हमारे अर्थ के पास का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता और यहाँ पे लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो काफी मुश्किल हो जाता। दूसरा, ये जो यूवी रेज हैं, ये जब इनको रोक लेती है ओजोन, तो इससे जो और काफी सारी डिजीज है, जैसे स्किन डिजीज है, कैंसर है, वो भी हमें नहीं हो पाता है। तो ओजोन का ये काफी फायदा है। लेकिन रिसेंटली जो ओजोन लेयर है वो कम होती जा रही है। कम क्यों हो रही है? मेनली CFC, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैसेज हैं उनकी वजह से ओजोन जो है ये कम होती जा रही है। ये जो CFC है, इसका जो एक कार्बन है ये इस O3 के साथ रिएक्शन करता है, इसको O2 में और O में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरह ओजोन को तोड़ करके ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन, एक
O जो है ये अलग बना लेता है। तो C इसके साथ कंपैरिजन में रासायनिक क्रिया करते हैं और इससे ओजोन का जो है वो नाश हो रहा है, डिमिनिश होती जा रही है ओजोन। तो ये CFC निकलती है मेनली जो भी रेफ्रिजरेंट्स हैं, एसीज हैं, फ्रीज है, कोई स्प्रे वाली चीजें हैं, उससे CFC गैसें निकलती हैं। तो इसका हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। थैंक यू।